So now listen. This is chapter 1, chemical reaction and equations, right? So here firstly, as the chapter name suggests, chemical reaction and equations. Okay, so हमारे मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा, भाई साहब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? So the first question which comes in our mind is, what is a chemical reaction? That is for 1 marker or for 3 markers. I have differentiated, right? हमने आपको अलग करके दिया है, अगर जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये आता नहीं है जल्दी, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हमने आपके लिए दोनों नंबर्स के लिए, एक नंबर 1 marker or 3 marker questions. Okay, so for 1 marker, what is a chemical reaction? Actually, it's nothing but whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. Okay, and first of all let me tell you this very clearly कि मेरे जितने भी contents आपको मिलेंगे through my channel, they are nothing but just they are on NCERT based. Why? मैं हमेशा हर वीडियोज़ को NCERT based इसलिए बनाती हूँ क्योंकि NCERT is something which will provide you better knowledge for your high classes as well, right? It can help you in clearing your some greater exams like UPSC, civil services, etc. Okay, so that's why this line just nothing comes from NCERT. Okay, then for 3 marker question is, it is a process in which one or more substances, the reactants, right, are converted into one or more different substances that are the products. Likewise, chemical reaction is something in which something new is born, right? Something new, anything it can be anything, right? For example, in class 9th you might have learned physical changes and chemical changes. So chemical changes are nothing but the chemical reactions, right? Okay, so उसी का यहाँ ब्रीफ में, यहाँ पे आपको सॉरी या ब्रीफ में था या डिटेलिंग में आंसर दिया है कि जब दो सब्सटेंसेस मिलते हैं, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर, यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जब वो कन्वर्ट होते हैं आफ्टर कंबाइनिंग, व्हेन दे कन्वर्ट इनटू सम वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस और डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर द प्रोडक्ट्स, दिस इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शंस. ओके, सो केमिकल रिएक्शन बहुत ईजी है. केमिकल रिएक्शन यानी कोई भी केमिकल लोचा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, दैट इज़ नथिंग बट द केमिकल रिएक्शंस. ओके, डोंट टेक इट सीरियसली, राइट? ओके, चलो भाई, हमें इतना पता चल गया कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट जस्ट लेट्स थिंक अबाउट इट. What are the following observations which help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not? Right? हमें पता चल गया chemical reaction होता क्या है, but अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि chemical reaction हुआ कैसे, कहाँ पे chemical reaction हो रहा है? तो उसको हमें पता करने के लिए we have 4 very few important points which helps in understanding कि हाँ यहाँ पे chemical reaction हो रहा है. Let's see क्या है वो. Change in color, that is the first one. Change in state, that is the first one. Change in color, second. Change in temperature and evolution of gases. जहाँ भी ये 4 चीज़ होती हैं या फिर इनमें से कोई एक भी होता है, वहाँ हम कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन हुआ है. अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपके पास सोल्यूशन है, राइट? आप लैब गए हो गया, आपने कोई रिएक्शन किया, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस था जिसको आपने किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया, तो वो सब्सटेंस आपको लिक्विड में मिलती है या फिर वो गैसियस स्टेट में हो जाती है, तो वहाँ पे चेंज इन स्टेट होता है. जब आप NCERT के एक्सरसाइजेस पढ़ोगे, उसमें एक्टिविटी 1.1 से एक्टिविटी 1.3 तक इन्हीं चारों को प्रूव किया गया है. यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ कलर हो रहा है, यहाँ चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है और यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, राइट? तो आपको एक बार मेरे सारे वीडियोस को देखना होगा और जस्ट आँख घुमाना है अपनी NCERT के एक्सरसाइज से, अपनी NCERT की बुक से. जब आप ऐसा करते हो तो आपको पूरी चीज़ एकदम क्लियर समझ में आ जाती है कि हाँ ये चैप्टर क्या कहता है. ओके, लेट्स बिगिन. आगे चलते हैं. नाउ व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन. देखो, हमने एक चीज़ ध्यान दी होगी, हमारा जो हेडिंग है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट? हमें पता चला, ठीक है भैया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमें पता चल गया जहाँ पे भी केमिकल चेंज होता है वहाँ केमिकल रिएक्शन भी होता है. लेकिन उसके आगे एक जो तुच्छ प्राणी है, यानी ये जो छोटा सा वर्ड है, व्हाट इज़ अ इक्वेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन एज वेल. सो केमिकल इक्वेशन इज़ नथिंग बट
It is nothing but the symbolic representation of a chemical reaction which is called its chemical equation. देखो chemical equation हम जब भी कहते हैं equation बनाना, जब भी फॉर एग्जाम्पल घर में आपका कोई और नाम होगा, आपके मोहल्ले में आप किसी और नाम से फेमस होगे, फ्रेंड्स आपको किसी और नाम से बुलाते होंगे, राइट? तो दैट इज़ नथिंग बट अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ, राइट? सिमिलरली जब आप किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करते हो, किसी भी रिएक्शन को क्रिएट करते हो, तो उस वक्त उनको हम एक इक्वेशन में फॉर्म करते हैं सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट इट इन अ वेरी गुड मैनर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? सो यहाँ पे देख रहे हो आप, मैग्नीशियम का आपके पास केमिकल फॉर्मूला है Mg, ऑक्सीजन का आपके पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे O2, और जब आप इनका प्रोडक्ट निकालते हो तो MgO. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी रिएक्शन में एरो के से पहले जिससे आप रिएक्ट होता है दैट इज़ नथिंग बट द रिएक्टेंट्स, एंड जो प्रोडक्ट के तौर पे आता है यानी जो कंबाइन होने के बाद न्यू सब्सटेंस बनता है दैट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट्स. ओके, जब आप अगर फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, अगर Mg प्लस O2 गिव्स MgO, क्या इससे आपको किसी भी रिएक्शन का स्टेट पता चलता है? नहीं पता चलता है. तो जस्ट फॉर द डिटेलिंग हम उन्हें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ उनके स्टेट्स को भी हम लोग सिम्बलाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम जब रिएक्ट होता है तो दैट एट दैट टाइम वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हम उसे S से डिनोट करते हैं. ऑक्सीजन दैट इज़ नथिंग बट द गैसियस स्टेट, तो उसे हम लोग G से करते हैं, और जो प्रोडक्ट आया वो अगेन सॉलिड में था तो हमने उसे S लिखा. सिमिलरली जब आप बात करते हो तो S आपका सॉलिड होता है, G आपका गैसियस होता है, L फॉर लिक्विड एंड AQ फॉर एक्वा सोल्यूशन. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप AQ आगे चल के पढ़ेंगे, इवन 10th में ही पढ़ेंगे. AQ इज़ नथिंग बट द एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन मतलब जब किसी भी सोल्यूशन के अंदर कोई भी लिक्विड कह सकते हैं सब्सटेंस जब ऐड अप करते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट द एक्वस सोल्यूशन. ओके, आप जब पढ़ोगे तो आपको आगे पता चलेगा. नाउ लेट्स सी, ये एरो हेड क्या है? आपने देखा ये एरो, राइट? ये एरो क्या डिनोट करता है? सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि भैया ये प्रोडक्ट को डिनोट करता है कि जब रिएक्टेंट के साथ जब टू सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट गिव करते हैं, तो ये उसको बताता है कि दिस इज़ प्रोडक्ट. ऑल्सो देयर इज़ अ नोट कि वो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन भी बताता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ प्रेजेंट इन द NCERT बुक, राइट? आप जब पढ़ना तो आपको मिलेगा. ये क्या बोल रहा है कि वो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन भी बताता है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रिएक्शंस में आप देखे होंगे हाइड्रोजन के बाद ऐसे एरो ऊपर की ओर बना होता है. इसका क्या मतलब होता है? डू यू नो दैट? इसका ये मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, राइट? वो गैसियस स्टेट में रिलीज़ हो रही है, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन यानी ऊपर की तरफ वेपराइज हो रहा है. समझ में आ रही है आपको बात? ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, दिस इज़ नथिंग बट राइटिंग एंड बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. सबसे पहले जब आप पढ़ते हो या आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, अपने सीनियर्स के मुंह से, कि भैया 10th में अगर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 देखो तो उसमें सबसे टफेस्ट कोई पार्ट होता है तो वो होता है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. इसमें बहुत लफड़ा है, इसको बैलेंस करने में बहुत टाइम लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें आप सुने होंगे, राइट? तो क्या ये ईजी है? जी हाँ, ये बिल्कुल ईजी है. जस्ट इसमें दो चीज़ लगती है, वो होता है आपका छोटा सा दिमाग जो आपको थोड़ा लॉजिकल होना पड़ता है, और दूसरी चीज़ होती है ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा हार्ड वर्क होता है, इसलिए इसको लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं. ठीक है, तो जब आप राइटिंग एंड बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये जो दो हेडिंग होती हैं आपके NCERT की बुक में, जब आप उन दोनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे जिसका मतलब जानना आपको बहुत ज़रूरी है. उसमें स्केलेटल इक्वेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर सिंपल इक्वेशंस, ऐसे कुछ टर्म्स मिलते हैं. नाउ अगर मैं बात करूँ स्केलेटल इक्वेशंस की, दे आर नथिंग बट द दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, जस्ट नॉर्मल इक्वेशंस, राइट? आपने पढ़ा होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. देयर कम्स अ क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज ऑफ NCERT दैट व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट? तो उसका आंसर आपको प्रूफ के तौर पे देना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ. ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अगर आप भूले ना हो तो क्लास 9th में बहुत ही
इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, राइट। सो आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि हु हैड मेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है, सो इससे आपका एक रिविजन भी हो जाएगा, राइट। सो स्केलेटल इक्वेशंस आर नथिंग बट द जनरल इक्वेशंस, जो भी इक्वेशन सब बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आर नथिंग बट द स्केलेटल इक्वेशंस। व्हेन दीज इक्वेशंस आर completely balanced according to the atoms in each compound or molecule, then it is called as balanced chemical equation। ये बहुत ही easy तरीका था, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड की, ओके। ये क्या है और ये सिंपल इक्वेशंस में यूज़ करते हैं। अगर ये सिंपल इक्वेशन में यूज़ करते हैं देन व्हाट अबाउट इक्वेशंस विच आर कॉम्प्लिकेटेड, राइट। व्हाट अबाउट इक्वेशंस विच आर कॉम्प्लिकेटेड, सो इसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नथिंग बट the mass which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, that is the total mass of the element present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants, राइट। ये हमने पढ़ा था 9th में, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बस इतना होता है कि किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट सॉल्व इट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिया हुआ है। यहाँ पे आपको सबके एटम्स दिख रहे होंगे जो कि कुछ अनबैलेंस्ड हैं, राइट। जैसे यहाँ पे O1 है बट यहाँ O4 है, यहाँ Fe1 है, यहाँ Fe3 है। तो इन्हें बैलेंस करते हैं तो एज अ प्रूफ, जैसे मैथ में हम प्रूफ देते हैं, जैसे ज़िंदगी में प्रूफ देते हैं, हर जगह हम प्रूफ देते हैं, अपने आप को प्रूफ करते हैं, सिमिलरली साइंस में भी प्रूफ करा जाता है। तो यहाँ पे प्रूफ क्या है, यहाँ पे प्रूफ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू प्रूफ करना होता है कि जो भी आपके इक्वेशंस होते हैं वो इक्वेशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, इसलिए हमें उन्हें बैलेंस करना पड़ता है, ओके। देखो यहाँ पे आपको ये टेबल दिख रहा है। अब ये टेबल में क्या है, हमने क्या किया, हमने ये एलिमेंट लिया Fe + H2O गिव्स यू Fe3O4 + H2, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बैलेंस नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में आ जाएगा भैया इसको बैलेंस करो, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर आपको एनसीईआरटी से समझना है देन एनसीईआरटी बहुत ईजिली समझाई है, करेक्ट। लेकिन जब आप इसे ना प्रैक्टिकली सॉल्व करने बैठते हो तो अगर एनसीईआरटी की तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना तो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। तो इसीलिए मैं आपको उसका इन शॉर्ट करके लाई हूँ जिससे आप बहुत जल्दी से समझ सकते हो, करेक्ट। देखो अब आप यहाँ क्या करोगे, तीनों एलिमेंट्स आप पहले लिखोगे, नोट डाउन करोगे, उनको रिएक्टेंट में उनकी कितनी वैल्यूज़ थी और उनको उनके एटम प्रोडक्ट्स में कितने थे, आप जस्ट उनको देख लो। बैलेंस करने के लिए आप उनको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप इस हाइड्रोजन को बाद में देखना, पहले आप ऑक्सीजन को देखो 4 था, चलो हम लोग इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 था, इसमें 3 करेंगे। इसको अभी मत करो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 बैलेंस था, तो इसे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बट ऑफन देखो यहाँ पे एक नोट है, ये भी आपको एनसीईआरटी में दिया है कि इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जिस कंपाउंड में ज़्यादा एटम सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ से बैलेंस करना आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमने बस एक काम किया है कि एक एक करके सबको बैलेंस किया। लाइक यहाँ पे हमने देखा कि अच्छा ऑक्सीजन 4 है, लेट्स बैलेंस इट। ये ध्यान देना कि कभी भी ऑक्सीजन या किसी भी तरह का बैलेंस करने के लिए इसको H2O4 मत करना, ये गलत है। सॉरी आपको दिखा नहीं, हाँ, तो H2O4 कभी मत करना, ये गलत होता है। अगर आपको बैलेंस करना है तो आप पूरे में लेंगे, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, दैट्स गुड। अब हम लोग लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमारा इज्जत से यहाँ पे 4H2 हो गया, यानी अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जब हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी बेचारे के पास 2 ही थे, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। देयरफॉर हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, Fe3 था, सब बैलेंस हो ही चुके हैं। Fe3 था तो इसको करने के लिए हमने बस यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस हिसाब से अब आप देख सकते हो आपका पूरा बैलेंस हो चुका है, राइट। सो बस अगर आपको एक्स्ट्रा में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स, दैट इज़ ये सॉलिड में था, ये गैसेस में था। रिमेंबर H2O वाटर का फॉर्मूला है, बट यहाँ रिएक्शन में ये स्टीम का काम किया था, इसीलिए गैसेस फॉर्म में, फिर सॉलिड और गैस मिल गया। सो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज द एंड, राइट। बट वेट प्लीज़, इसे कम्प्लीटली बैलेंस्ड करके ही जाना, ओके, वरना आपके नंबर्स डिडक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, भैया कर देना, ज़रूर कर देना प्लीज़।
ओके, तब तक के लिए बाय, सी यू ऑल, थैंक यू।